क्लाइमेट चेंज का दुनिया भर को इस वक्त सामना है, फेस करना पड़ रहा है, हम भी इसमें हैं। और आपको पता ही है वेदर जो है ख़ास तौर पे हमारा, अब तो गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है और कल तो इतनी ज़ोरदार कड़ाकेदार गर्मी थी कि उसने हमें रियलाइज़ करवाया कि वाकई गर्मी आ गई है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है दुनिया भर में, और आइंदा आने वाले कितने सालों में ये सूरत हाल बेहतर होगी, क्या किया जा रहा है सूरत हाल को ओवरकम करने के लिए, या फिर सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने जान रही है। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैन-ए-अक़वामी क्लाइमेट एक्टिविस्ट होने के साथ साथ UN गुडविल एम्बेसडर भी हैं। आज ख़ास तौर पे हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है जी अलीज़ा अयास हमारे साथ हैं। अलीज़ा जो हैं वो बहुत सारे क़ौमी और बैन-ए-अक़वामी अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। अलीज़ा, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे? वालेकुम अस्सलाम। क्लाइमेट चेंज पे जी हम बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के साथ साथ ज़ाहिर है हमें भी इस वक्त सफ़र करना पड़ रहा है, और अभी गर्मी जो है आप देखें अप्रैल मिड ऑफ अप्रैल चल रहा है और अभी गर्मी स्टार्ट हुई है। तो ये मज़ीद इसके मौसम तब्दील हो रहे हैं, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, फसलें जो हैं मुतासर हो रही हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं। ये सूरत हाल आइंदा आने वाले सालों में कितनी बर्स्ट होने जा रही है? आई थिंक सबसे शॉकिंग स्टेटिस्टिक यही है कि सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान को एक वाटर स्केर्स कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो पहले हम सोचते थे कि 50 साल का टाइम है, 100 साल का टाइम है, बट सिर्फ 3 साल में हमारे पास वाटर शॉर्टेज होगी, यानी हम उससे जो ना कैपेसिटी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और ये भी होता था एक टाइम कि हम सोचते थे कि जो गर्मी है वो जून जुलाई में है, ज़्यादा से ज़्यादा मई में शुरू हो गई, पर जैसे कि आप कह रही हैं, जिक्र कर रही हैं कि मिड ऑफ अप्रैल हमारे पास टेम्परेचर पीक कर रहा है 44 to 46 डिग्रीज़। तो आजकल जो वेदर पैटर्न है, जो कि क्लाइमेट इकोसिस्टम है पाकिस्तान में, इट इज़ 4 to 6 डिग्रीज़ अबव एवरेज। ठीक है, तो मतलब सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर हम आइंदा आने वाले कुछ सालों में देखें तो क्या है, क्या होने जा रहा है? मज़ीद मौसम कितना ख़राब होगा? क्या गर्मियों के मौसम में सर्दियाँ होंगी, जैसे रमज़ान अभी हमारा गुजरा है, सर्दियों में गर्मियाँ होंगी, क्या मतलब किस तरह का चेंज आने वाला है? तो जो चेंज है ये सिर्फ एनवायरनमेंट के मुतालिक नहीं होगा, बल्कि हमारी इकोनॉमी पर, हमारे पॉलिटिक्स पर, हमारी हेल्थ पे, सब पे इफेक्ट होगा। जब टेम्परेचर्स 4 to 6 डिग्रीज़ ऑन एवरेज इंक्रीज़ होंगे, इसका मतलब जो नंबर है वो 44 to 46 डिग्रीज़ होगा, जैसे कि पंजाब में अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, 2024 में जून में कराची में एक ही हफ्ते में एक ही शहर में 700 लोग मरे हीट वेव के लिए। तो ज़रा आप नंबर्स आप एहसास करें, 700 लोग का मरना एक ही शहर में एक हफ्ते में। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में लास्ट ईयर की बात है कि एक ही हफ्ते में जो रेस्क्यू नंबर है 1122, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 900 से ज़्यादा कॉल्स आई उन्हें हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी, जो कि हीट स्ट्रोक की वजह से थी, और इसमें क्रिटिकल कंडीशंस भी शामिल थी। जो हमारे यंग बच्चे हैं, हमारी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, हमारे जो बूढ़े लोग हैं, उन सब पे ख़ास तौर पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। और हम ये भी कहते हैं कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है, इट्स अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इसी नंबर्स की वजह से। इनका इफेक्ट ये है कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हमारे जो अर्बन सिटी सेंटर्स उस पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी जो डे टू डे लाइफ है, चाहे वो स्कूल जाना हो बच्चों के लिए, उनकी छुट्टी हो रही है स्कूल से, तो जब बच्चे की छुट्टी होती है स्कूल से, उनकी फ्यूचर इफेक्ट होती है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, अगर उन्हें हीट स्ट्रोक सफ़र करते हैं, बल्कि अब तो स्टडीज़ भी आ गई हैं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, उन्होंने 85,000 वुमेन का सैंपल लिया था, पाकिस्तानी वुमेन का। अच्छा। उन्होंने देखा कि जो 85,000 वुमेन है जो कि हाई टेम्परेचर्स में रह रही हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनका लोअर बर्थ वेट होता है, और इसकी वजह से जो रिस्क होता है बच्चों का विद हेल्थ कंडीशंस, वो हेल्थ कंडीशंस वो ज़्यादा हो जाता है। तो एक साइकिल बन जाती है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर छुट्टियाँ हो रही हैं, आपकी जो एग्रीकल्चर वो इफेक्ट हो रहा है, इकॉनमी इफेक्ट हो रही है, आपकी जो फैमिलीज़ हैं उन पे काफ़ी बर्डन पड़ रहा है कि वो जो है ना फाइनेंशियली किस तरह कोप करें इस चीज़ से। ठीक है, अच्छा, ये आपको क्यों सिर्फ ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनने का ही ख्याल क्यों आया? क्यों आप फैशन इंडस्ट्री की तरफ नहीं गई? कुछ और क्यों नहीं किया है? और भी बहुत सारे, मतलब अब किसी भी जा सकती थी सेक्टर में, किसी भी डिपार्टमेंट में। क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करना बड़ा डिफरेंट है, नहीं? तो ये किस तरह से आपको ख्याल आया? जी, बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक मैं पहली बात तो ये बोलूँगी कि एज अ जेन जी हमारा अटेंशन स्पैन वैसे बहुत छोटा होता है, तो हम बड़े जल्दी बोर होते हैं। आई थिंक मोर चांस था रादर दैन चॉइस। जो एजुकेशन थी मेरी हर जगह हुई अक्रॉस द मिडल ईस्ट, और पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात यह है कि हम रियलिटी से ज़्यादा दूर नहीं, हमें एहसास है कि हाँ
ہماری اپنی ببل ہے جہاں پہ ہم ایئر کنڈیشن روم میں بٹ ہم سے 5 منٹ کے فاصلے پہ ہم پاکستانی ایڈجسٹ کر پاتے ہیں نا, ہم ہر جگہ پہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں, ہر طرح کے حالات میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. مہنگائی ہوتی ہے, کلائمیٹ چینج ہوتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے. ہم لوگ اتنے دنیا بھر میں ہم ایک ایسی نیشن کے طور پہ ہم لوگ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ ہر جگہ پہ مطلب مینیج کرنا ہم پاکستانیوں کو آتا ہے. اور شروع سے انفارچونیٹلی پاکستان نے ہر طرح کا کرائسس دیکھا ہے, تو اب اور کمپلیکیٹڈ ہو جا رہا ہے. تو کلائمیٹ چینج ایک کانسیپٹ ہوتا تھا سائنس کی کتابوں میں, جب میں نے اس کی اصلیت دیکھی, ایفیکٹس دیکھی پاکستان میں, جو نا اب یہ نمبرز نہیں ہیں, اب لوگ واقعی میں مر رہے ہیں اس وجہ سے, تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور میں نے کہا کہ اگر اس میں کچھ امپیکٹ کر سکتی ہوں تو ضرور کروں گی. اچھا, تو پھر پیرنٹس سے بات کی, گھر والوں سے بات کی کہ مجھے کلائمیٹ چینج پہ کام کرنا ہے, یہی اسٹڈی کرنی ہے, اسی طرف آگے آنا ہے. تو پیرنٹس کی انکریجمنٹ شروع سے کافی تھی. وہ کہتے تھے جو پرسو کرنا آپ کریں. میری امی ڈاکٹر ہیں, ابو آرکیٹیکچر میں ہیں, تو یہ کہ دونوں کافی ڈفرینٹ فیلڈس میں, بٹ وہ بھی کلائمیٹ چینج کافی انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں. اچھا, پاکستان میں 2026 میں کتنی ہیٹ ویو جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پائیدار, جیسے کراچی کا آپ نے ذکر کیا, کراچی کے علاوہ اور کون سے سٹیز ہیں؟ اکراس پنجاب ہم آئی تھنک کافی فوکس ہمارے میٹروپولیٹن شہر کو بھی دیتے ہیں, جیسے لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, بٹ ایکچولی 60% آف پاکستان از رورل. تو جتنے ہمارے دیہات ہیں, ولیجز ہیں, جیکباد, ادر سٹیز لائک دس, ہر جگہ ہیٹ اسٹروک کا احساس ہوگا. کہتے ہیں پریڈکشن یہ ہے پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی کہ خیبر پختونخوا پنجاب میں سب سے زیادہ ہیٹ اسٹروکس ہوں. آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ میں اوریجنلی کراچی سے. کراچی سے؟ جی. کراچی سٹی سے؟ جی, کراچی سٹی سے. ٹھیک ہے. اچھا, موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر پاکستان کو کس طرح کے مزید چیلنجز جو ہیں ہمیں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں؟ آئی تھنک ڈیفارسٹریشن بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری گرینری ہے وہ کم ہے. اور گرینری کا افیکٹ صرف یہ نہیں ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو, آکسیجن زیادہ ہو, یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چھاؤ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, چاہے بس اسٹاپ پہ ہو یا کسی برکل کی انڈسٹری میں یا پیٹ کر رہے ہوں, تو وہ جو ایکو سسٹم کا بیلنس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ہمارے جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ پھر جو کولنگ سینٹرز ہیں ہمیں اور چاہیے, بٹ ہماری کیپیسٹی فلفل نہیں ہو پا رہی کیونکہ فنڈنگ کا مسئلہ ہے. اور یہ ہے کہ ہم اتنی پاپولیٹڈ ہمارے شہر ہیں, ولیجز ہیں, اتنے سارے ہمارے لوگ ہیں ماشاء اللہ, جن کی نیڈس پاپولیشن زیادہ ڈیفینیٹلی ہماری اوور پاپولیشن تو ہے. آئی مین کراچی میں اگین ان 2025 انہوں نے 77 ریلیف سینٹرز, کولنگ سینٹرز بنائے, بٹ ایک 20 ملین پیپل کی پاپولیشن ہے, تو اس کا مطلب ہر 260,000 لوگوں کے لیے صرف ایک ریلیف سینٹر ہے. سو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. تو کیا کرنا ہوگا گورنمنٹ کو, اور کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک سب سے پہلے گورنمنٹ کو ایک نیشنل ہیلتھ پلان بنانا پڑے گا ہیٹ ایمرجنسیز کے بارے میں. تو آپ کا ہیٹ ایکشن پلان کیا ہے؟ تو کراچی نے ایک لانچ کیا تھا 2015 میں ہیٹ ایکشن پلان, جو کہ کام آیا تھا. گورنمنٹ واقعی ایسے بھی کام کرتی ہے؟ جی جی. تو بٹ یہ ہے کہ اب اسے اور امپروو کرنا ہے, اور انہوں نے ایگزامپل لیا تھا احمدآباد. پھر بھی ہیٹ اسٹروک سے, ہیٹ ویو کی وجہ سے اتنی ساری وہاں پہ اموات ہو جاتی ہیں, حالانکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ کام کیا جاتا ہے. کولنگ سینٹرز کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی, صرف 77. تو ضرورت تو بہت اور ہے. آئی تھنک کوشش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ تو 77 جو کولنگ سینٹرز سے واقعی کام کرتے تھے, لوگوں کو ان سے ریلیف ملا کیا؟ مطلب کولنگ سینٹر بنانے کا پرپز اس کے پیچھے کیا تھا؟ تو ہم نے کوریلیشن یہ دیکھی کہ جتنا اچھی جگہ ہے اتنا اچھا کولنگ سینٹر ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے 77 کولنگ سینٹرز ہیں, اس میں سے 10 ایسے ہوں گے جو کہ اچھے ہیں, فٹ فار پرپز ہیں, باقی سب صرف ایک ٹینٹ ہے اور اس میں کولر لگا ہوا ہے. دیٹ از ناٹ اے کولنگ سینٹر. کولنگ سینٹر ہوتی ہے ایک پراپر روم ہوتا ہے جس میں ایئر کنڈیشن ہے, اس میں واٹر کولر ہے, ٹرین اسٹاف ہے. آپ سے پوچھا تھا کہ کیا واقعی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کام کیا؟ آپ کہہ رہی ہے کہ ایک ٹینٹ لگایا ہوا ہے, اس میں ایک واٹر کولر رکھا ہوا ہے, دیٹس اٹ. جی, a lot of relief centers are like this. So photo اور opportunity پھر بن جاتی ہے. اسی بنا پر ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اتنے سارے فنڈس جو ہیں وہ برباد کر دیتی ہیں, وہ ضائع ہو جاتے ہیں, وہ کہاں چلے جاتے ہیں, وہ عوام کو ریلیف دینے کے بہانے چکر میں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. اچھا, موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر اور چیلنجز کی تو ہم بات کر رہے ہیں, آئندہ آنے والے جو چند سال ہیں کس طرح کا ویدر ہوگا ہمارا, کیا مطلب چینج آنے والا ہے اس میں؟ دیکھیں ابھی بارش ہونے لگتی ہے اچانک سے گرمی میں, تو گرمیوں میں تو چلو ٹھیک ہے, سمجھ میں بھی آتا ہے. پچھلے دنوں اولے کتنے زیادہ پڑے ہیں, ایک دم سے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اور ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟
बिल्कुल, आई थिंक जब मैं हर साल पाकिस्तान आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वेदर और भी अनप्रेडिक्टेबल है। जो ना प्रेडिक्शन एक है, हो कुछ और रहा है यूजली। आप जो ना गर्मी अलीज़ा कौन से वेदर में आना पसंद करती हैं पाकिस्तान? मुझे पाकिस्तान हर यहाँ पे वेदर कौन में सा पसंद weather है बट ऑब्वियसली सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा वेरिएबल होता है। बट मैं पर्सनली स्कूल में ये कराची आप में लोगों गई का हूँ, प्रॉब्लम ये है कि आप गर्मियों में पाकिस्तान आने से अवॉइड करते हैं। आपको पता है ना वहाँ पे बिजली होगी। डेफिनेटली Load डर shedding। लगता है हमें लोड शेडिंग से। तो यही है, मैं सुन रही थी कि जो एवरेज लोड शेडिंग के आवर्स हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 6 to 8 आवर्स अ डे। तो 6 to 8 आवर्स अ डे एक जो गरीब इंसान है वो सिर्फ पंखे पर रिलाई करता है, वो पंखा भी नहीं चला सकता। तो उनकी जो ऑप्शंस हैं जिससे वो सर्वाइव कर पाएँ, हीट स्ट्रोक्स को अवॉइड करें, वो बहुत कम है। आपने वेदर पैटर्न्स की बात की तो वो यही है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि गर्मी आगे बढ़ रही है, सर्दी देर से आ रही है, बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, जब होनी चाहिए नहीं होती। ड्राउट्स काफ़ी होंगे। ड्राउट्स इज़ अ पीरियड जहाँ पे आपको कोई बारिश नहीं मिल रही जब मिलनी चाहिए। तो हमारी इससे फसलें इफेक्ट होती हैं, लोगों की इनकम इफेक्ट होती है, लोगों का खाना पीना, उनकी ग़िज़ाएँ, मेल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा, आपने बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो आपने हासिल किए हैं, रिसर्च वर्क आपका कैसा है? आपने कभी कोई प्रोजेक्ट ऐसा तैयार किया हो गवर्नमेंट के साथ या जिस डिपार्टमेंट से आप मुंसलिक हैं, आपने उनके आगे रखा हो कि हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है, कभी कोशिश की है? जी, और अवार्ड्स के बारे में बताइए। बिल्कुल, आई थिंक मेरी जर्नी इसी तरह शुरू हुई थी कि मैंने सबसे पहले 16 साल की उम्र में रिसर्च की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, जो कि पब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशंस के साथ। उसका टॉपिक यही था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, माहौलियाती आलूदगी की वजह से, इस तरह के जो इन्वायरमेंटल रीजंस है उसकी वजह से पानी की कमी होगी हर जगह पाकिस्तान में, चाहे वो देहात हो कि सिटी हो। और इसमें हम लोग अक्सर कहते हैं कि हम मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रीजंस है, वो भी है। बट एक्चुअली जो 60% प्रॉब्लम है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। जो कि मेरे अवार्ड्स हैं रिसर्च से मुतालिक करते हैं कि जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हैं, फ़िज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, यानी आपकी जिस्मानी हेल्थ पे, और मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स यानी आपकी जहनी हेल्थ पे। तो जो प्रेशर होता है स्पेशली हमने देखा है कि वुमेन पर काफ़ी होता है। अक्सर वो घर का काम भी कर रही होती हैं और फिर बाहर भी हाथ बटा रही होती हैं। और अगर उन्हें, जैसे हमारे देहातों में अक्सर ये होता है कि अगर पानी लेने जाना है तो वो आपको 2 घंटे चल के आप किसी आप वेल से लें, तो वो 2 घंटे जो 45 डिग्रीज में आप गुजारेंगे उसमें तो बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता अक्सर। So a lot of my research is focused around the effects of climate change. ठीक है। हीट वेव की सूरत में कोई एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए, क्या करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा हीट वेव हो या पेशेंट है वो हीट वेव का, तो उसको क्या हीट स्ट्रोक हो जाता है किसी को, क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो इस पर हमें और अवेयरनेस करनी चाहिए, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, चाहे वो पश्तो हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, हमारी डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस हो। आई थिंक कुछ मेजर्स एग्जिस्ट करते हैं बट उनकी कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें हमारे जो लोकल कम्युनिटी क्लिनिक्स हैं, हमारी जो मस्जिद है, वहाँ पे बताएं कि भाई आज टेम्परेचर ये होगा, नेक्स्ट वीक टेम्परेचर ये होगा, अगर कोई मसला होगा तो आप 1122 को कॉल करें। तो आई थिंक ये अनाउंसमेंट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये हर किसी को इफेक्ट कर रही है। कोई भी क्लाइमेट चेंज से अब नहीं बचा हुआ, टेम्परेचर सबको इफेक्ट कर रहा है। जो कराची का जिन्ना हॉस्पिटल है उसमें हम देख रहे हैं कि जो एडमिशन है फॉर हीट रिलेटेड इमरजेंसीज वो बढ़ता जा रहा है। हमारा जो नेशनल ग्रिड सिस्टम है वो उस पर कैपेसिटी नहीं है कि वो सोलर पावर को ले पाए, तो हमारी सोल्यूशन नियर बाय भी नहीं है। तो आई थिंक द लोकल एक्शन जो हमारी सोसाइटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मस्जिद को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम कहते हैं हाँ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट के पास पावर है, पर जो रीच है वो सोसाइटी वालों की है। तो कोई भी दुनिया की ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो कि पाकिस्तान के हर दरवाजे पे जाके नॉक करके बताए कि क्या है, बट जो हमारी सोसाइटी है हम सब मिल के इस चीज़ को कर सकते हैं। सोसाइटी इसमें अपना रोल प्ले कर सकती है। बड़ी अच्छी बात है। ये जनरेशन जी है जी। और मुझे अच्छा लगा इनसे सुन के कि मसाजिद में भी, और क्यों नहीं, टेम्परेचर भी बताया जाना चाहिए कि लोगों को पता हो कि हमने घर से निकलना है, गैर ज़रूरी या नहीं निकलना चाहिए, हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। दुनिया भर में कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? हम हमेशा हर स्पीच में, हर प्लेटफॉर्म पे हमारी हुकूमतें खड़े होके, हमारे मुतल्लिका इदारे जो हैं वो कह देते हैं कि नहीं जी हमारा तो कोई किरदार नहीं है। कितना है, रियलिटी क्या है? ग्लोबल स्केल में हमारा सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन है टू ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। हाउएवर हम लोग 100% विक्टिम्स हैं। तो अगर आप पाकिस्तान की आप प्रोमिसेस देखें जो पेरिस एग्रीमेंट में थी, वो सारे इस कंडीशन पे हैं कि हमें क्लाइमेट फंडिंग की ज़रूरत है। फिर भी हम क्लाइमेट चेंज की इतनी ज़्यादा, मतलब क्यों हमें ज़्यादा फेस करना पड़ा है? अगर 1% है तो फिर क्या, इसकी क्या रीज़न है?
Unfortunately, because of where Pakistan is located geographically, जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी इफेक्ट हो गई है, और ये भी है कि एक डिले है। हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल चेंजेस वो काफ़ी देर से आए हैं। हम लोग इनहेरेंटली हमारे वी weren't a very rich country, तो जो हमारे डील करने के हमारे एक्शंस थे या एक्सेस पॉइंट्स थे वो कम और कम थे। तो आई थिंक सफ़र काफ़ी कर रहे हैं जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, जो वेदर पैटर्न्स हैं कि किस तरह हवा जिस तरह जा रही है। और शुरू से हमारे एक ये है कि पाकिस्तान एक गर्म मुल्क है, हमारी गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, बारिश ज़्यादा नहीं होती, कभी कभी होती हैं। जिस तरह यूके काफ़ी ठंडा मुल्क है, काफ़ी बारिशें होती हैं, तो आई थिंक उसको हमने काफ़ी एक्सेब्रेट कर लिया है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सही, ठीक है। और फिर कंस्ट्रक्शन आप हमारी कैसे देखती हैं शहरों में? गांव में तो अभी भी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। कभी गांव गई, कभी विजिट किया? जी मैंने प्रोजेक्ट्स ऐसे भी कोई तैयार किए हैं वहाँ पे जाके रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे? बिल्कुल, और काफ़ी तकलीफ़ें होते हैं जब आप उनकी हालत देखते हैं कि हम तो काफ़ी अच्छे शहरों में रहते हैं, हमें लगता है कि हम बस हॉस्पिटल जा सकते हैं, कुछ हो गया तो सोल्यूशन मिल जाएगी, बट वहाँ पे वाकई में लोग सफ़र कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक छोटे पंखे के लिए, एक पानी की बोतल के लिए वो सफ़र कर रहे हैं। तो आई थिंक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के किन किन एरियाज़ में गई हैं आप जहाँ पे जाके? मैं रूरल सिंध में गई हूँ, मोस्टली इंटीरियर सिंध में, चाहे वो लाड़काना हो तो उसके अराउंड सारे एरियाज़, इवन थट्टा गई हूँ मैं। बट वहाँ पे फिर ये होता है कि सिक्योरिटी के काफ़ी इशूज़ होते थे, तो हम सारी टीम के साथ गए थे। मैंने अपने काफ़ी स्कूल फ्रेंड्स को गैदर किया, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, फिर हमने सिक्योरिटी हायर की, फिर हमने जाके लोगों की मदद की, और ये सब मैं 16 साल की उम्र से कर रही हूँ। ऑब्वियसली जब आप एक यंग लड़की होते हैं तो उस पर काफ़ी कंसर्न्स होते हैं आपके पेरेंट्स के, बट उनकी इंकरेजमेंट थी, उनकी सपोर्ट थी, और काफ़ी जो मेरे दोस्त थे, मेरे कॉलीग्स थे, उन्होंने एहसास किया कि हमें एज ए यंग जनरेशन हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्या कहते हैं वहाँ के लोग? उनको किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, क्या करना चाहिए उनके लिए? सबसे पहले तो प्रॉब्लम वो ये कहते हैं कि अक्सर उनका कोई लोकल लीडर आता है और वो एहसास करता है, मिलता है, फ़ोटोज़ खींचता है, वो चला जाता है। फिर बात ये होती है कि अगर रिलीफ सेंटर होता है, वो रिलीफ सेंटर उसके काम नहीं आना जो कि 1-2 किलोमीटर के फासले पे रह रहा है। तो रिलीफ सेंटर हैज़ टू बी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो 20 मिलियन पॉपुलेशन के लिए, और जिसमें से 60% रूरल एरियाज़ में है पाकिस्तान में, उसका जो प्लानिंग है वो अर्बन प्लान नहीं होगा। इट हैज़ टू बी अ पैराडॉक्स प्लान। ठीक है। ये भी बताइएगा, पहला अवार्ड जो है आपने कौन सी उम्र में हासिल किया था, किस अचीवमेंट में मिला था आपको? 16 साल की उम्र में फॉर द बेस्ट रिसर्च पेपर बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत खुशी की बात थी, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो मैंने रिसर्च का मकसद यही था कि एक पैशन था मेरा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करने का, कुछ करने का, कुछ एहसास नहीं था कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, पर एक्चुअली उस रिसर्च पेपर की वजह से काफ़ी उस पर कॉन्वर्जेसन हुई, डिस्कशन हुई, और हमें एहसास हुआ कि भाई ये इशू अर्जेंट है काफ़ी। इधर ही मिला आपको पाकिस्तान में? जी, इस्लामाबाद में मिला मुझे। इस्लामाबाद में? जी, ठीक है। और बाकी जो बहन भाई हैं वो क्या करते हैं? सब आपकी तरह कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं, या आपने बिल्कुल अपने फील्ड में काफ़ी मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं। जो मेरे भाई हैं, ही इज़ एन IT कंसल्टेंट, सो ही वर्क्स इंडिपेंडेंटली फॉर लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी कंपनीज, और जो मेरी बहन है शी वर्क्स इन इंटीरियर डिज़ाइन, उसमें सस्टेनेबिलिटी भी आ जाती है और क्रिएटिविटी भी आ जाती है, तो दोनों अपने अपने फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि स्टैंडर्ड्स ऊपर से भी आए हैं, नीचे से भी आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लीज़ा आपके आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।